नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है तो उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आज का जो मॉक टेस्ट है इसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। आज के मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और आसान सा क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है कि कविराज किस शासक को कहा जाता था। ये चार ऑप्शन आपके सामने, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, भानुगुप्त, इनमें से आपको बताना है कि कविराज किस शासक को कहा जाता था। बताएंगे सभी, जुड़ेंगे सभी। कविराज किस शासक को कहा जाता था, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कविराज किस शासक को कहा जाता था। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कविराज किस शासक को कहा जाता था। बताएंगे। कविराज की अगर बात करें, कविराज, तो कविराज आपने पढ़ा होगा, तो कविराज किसे कहा जाता है? कविराज आपका कहा जाता है समुद्रगुप्त। ये आप पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। और आपसे पूछा जाए 100 विजयों का राजा, 100 विजयों का राजा, 100 विजयों का राजा भी किसे कहा जाता है? तो ये भी याद रखेंगे, 100 विजयों का राजा कौन है आपका? समुद्रगुप्त। और आपसे पूछा जाएगा भारत का नेपोलियन क्या है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे, आप पढ़ते हैं समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का शासक कौन है आपका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि अगर आपसे पूछा जाए कौन था? हरिसेन। और आपने पढ़ा भी होगा कौन सा अभिलेख है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। कौन सा है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के रचनाकार कौन है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख के रचनाकार कौन है? हरिसेन। किसके दरबार में रहता था आपका? समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त सेकंड के समय का दरबारी कवि नहीं था? तो दरबारी नहीं था आपको बताना है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड आप पढ़ते हैं जब गुप्त वंश में, और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड को आपका माना जाता है। तो इसमें आप पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन कि नवरत्न शासन काल प्रारंभ में किसके शासन काल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड। और मुगल काल में आप पढ़ते हैं कि नवरत्न शासन काल किसके शासन काल को बोलते हैं? उसमें पढ़ा होगा आपने अकबर। एक आप पढ़ेंगे अष्टप्रधान शासन काल। अष्टप्रधान अगर आपसे पूछ रहा है शिवाजी, और अष्टदिग्गज आपसे पूछा जाए तो कौन है? कृष्ण देव राय। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी नहीं था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के जो दरबार है उसको नवरत्न शासन काल के नाम से हम जाना जाता है। नवरत्न, नवरत्न में कौन कौन है? नवरत्न में एक आप कोड से याद रख सकते हैं DASK, ऐसे याद रख सकते हैं DASK। फिर क्या है? CHGH, CHGH। और फिर क्या है? VVB। ऐसे आपको याद हो जाएगा, वैसे बड़ा मुश्किल है याद रखना। डी से क्या बन जाएगा? डी से आपका बन जाएगा धनवंतरी। क्या बन जाएगा? डी से, डी से बन जाएगा आपका धनवंतरी। क्या बन जाएगा? डी से, डी से बन जाएगा धनवंतरी। ए से अगर आपसे पूछे ए से क्या बनेगा? ए से बनेगा आपका अमर सिंह। ए से बन जाएगा अमर सिंह। उसके बाद एस से क्या बन जाएगा? एस से बन जाएगा आपका शंकु। के से क्या बन जाएगा? के से बनेगा आपका कालिदास। क्या बन जाएगा आपका? कालिदास। उसके बाद आपसे बोल CS से क्या बन जाएगा? CS से बन जाएगा आपका छपड़क। GS से क्या बन जाएगा? GS से बन जाएगा आपका घटकर पर। V से क्या बन जाएगा? V से बन जाएगा आपका वराहमिहिर। क्या बनेगा? वराहमिहिर। और V से क्या बनेगा? दूसरे से, दूसरे V से बनेगा आपका वरुचि। और B से क्या बन जाएगा? दूसरे B से क्या बन गया? वरुचि। और B से क्या बन जाएगा? B से, B से आप याद रखेंगे B से बन जाएगा आपका बेताल भट्ट। क्या बन जाएगा? B से बन जाएगा आपका बेताल भट्ट। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है नवरत्न है। अब इनमें से आप देख लेंगे, देखिए यहाँ पे कालिदास यहाँ पे हैं, वराहमिहिर हैं, भरतमुनि नहीं है, और छपड़क है। तो इनमें ने कौन नहीं है आपका? याद रखेंगे कौन नहीं है आपका? भरतमुनि नहीं है। और आपने एक पुस्तक भी पढ़ी होगी नाट्य शास्त्र। कौन सी पुस्तक है आपके? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं आपके भरतमुनि। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में भाग कर भूमि का उपज का कितना भाग होता था? तो गुप्त काल में क्या है? एक टैक्स है भाग कर, इसे पूरे को बोलते हैं भाग कर। तो ये भूमि की उपज का कितना भाग होता था? ऑप्शन आपके सामने 1/2, 1/3, 1/4,
1/6। इनमें से आप बताएंगे जो भाग कर था भूमि की उपज का कितना भाग होता था, इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भाग, भाग कितना, तो भाग ये भूमि की उपज का कितना हिस्सा होता था, 1/6 हिस्सा क्या कहलाता था आपका, भाग कर के रूप में आपका गुप्त काल में लिया जाता था। किसमें, गुप्त काल में लिया जाता था। गुप्त काल आपने पढ़ा होगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन आप पढ़ते हैं, श्रीगुप्त हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन है आपके, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये आप पढ़ते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और आपने पढ़ा होगा अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक आप पढ़ते हैं जी, अंतिम शासक कौन है गुप्त वंश का, तो याद रखेंगे विष्णुगुप्त। कौन है, विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर किसका दरबारी कवि था, मयूर किसका दरबारी कवि है, कनिष्क, बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन। इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके मयूर किसका दरबारी कवि था, बताएंगे सभी। मयूर, तो मयूर अच्छा क्वेश्चन है, मयूर किसका दरबारी कवि था, मयूर। तो मयूर आपसे पूछा जाएगा किसका दरबारी कवि है, तो आंसर इसका हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या है इसका आंसर, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में 2 दरबारी कवि हैं, एक आपका मयूर है और एक आपने पढ़ा होगा, एक आप पढ़ते हैं बाणभट्ट। कौन है आपका, बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। और अभी आपने हरिसेन पढ़ा है, हरिसेन किसका दरबारी कवि थे, समुद्र। तो मयूर इसका दरबारी कवि था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है सूर्य शतक। तो सूर्य शतक पुस्तक की रचना किसने की है, मयूर ने। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था, इसके द्वारा 3 पुस्तक आपकी लिखी गई हैं। एक आपकी कौन सी है, एक है आपकी हर्षचरित, एक हर्षचरित है, एक कौन सी है, एक आपकी कादम्बरी है, और एक कौन सी है, एक आपकी चंडी शतक है। हर्षचरित, कादम्बरी और कौन है आपका, चंडी शतक। इन तीनों पुस्तकों की रचना किसने की है, इन तीनों पुस्तकों की रचना किसने की है, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है आपका, बाणभट्ट। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था। ये आपके सामने ऑप्शन है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। इनमें से आप बताएंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया। तो जब आपने पाल वंश पढ़ा होगा, पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल, और राजधानी क्या है, मुंगेर, बिहार। तो वहीं पे एक शासक आप पढ़ते हैं, धर्मपाल। तो धर्मपाल के द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय बनाया गया, विश्वविद्यालय का नाम क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर, ये बिहार राज्य में स्थित है। और इसका जो निर्माण है, इसका जो फाउंडर है वो कौन है आपका, धर्मपाल। कौन है फाउंडर आपका, धर्मपाल। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब में कौन सा अम्ल रहता है, इनमें से आपको बताना है। ये 4 अम्ल आपके सामने है, सेब में कौन सा अम्ल रहता है, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आप बताएंगे सेब में कौन सा अम्ल रहता है। सेब की अगर बात करें, सेब में कौन सा अम्ल रहता है, सेब में आपको याद रखना है, सेब में कौन सा अम्ल रहता है, मैलिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल हो या साइट्रिक अम्ल हो, ये आपके खट्टे फलों में मिलता है। कौन से फलों में मिलता है, खट्टे फलों में। जैसे आपके मौसमी है, नींबू है, इनमें कौन सा अम्ल मिलेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्योंकि जो आप विटामिन सी पढ़ते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, और वो किसमें मिलता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आप याद रखेंगे, ये किसमें मिलता है, ये मिलता है आपका टमाटर में। टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और आपसे पूछा जाए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये भी याद रखेंगे किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसे होता है, लाल रहता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, लाइकोपीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा रेशा है जो कृत्रिम रूप से आपका पहले तैयार हुआ, रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रोलिक। आप बताएंगे इनमें से किस रेशे को आपका कृत्रिम रेशा कहा जाता है, बताएंगे सभी। कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा बना था आपका, सबसे पहले आपका कौन बना, आपका रेयान। तो आपको याद रखना है कौन सा रेशा आपका, रेयान रेशा कृत्रिम रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है, ग्रेनाइट। तो ये आपकी सेल है, सेल या चट्टान आप पढ़ते हैं। और चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो इनके अलग अलग आपके उदाहरण रहते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आपसे पूछा जाएगा पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। कौन सी चट्टान से, अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है।
परतदार चट्टानें कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टान होती हैं। या जीवाश्म पूछे, जीवाश्म किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम या जीवाश्म पूछे तो कौन सी चट्टानों में मिलेगा? अवसादी चट्टानों में आपका मिलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं जी। तो आपसे पूछा ग्रेनाइट किस शैल का उदाहरण है। आपसे पूछा जाए, इसमें 3 आपकी चट्टान होती हैं, ये आपकी चट्टान है। आग्नेय में आप 2 याद रखेंगे, आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण, एक याद रखेंगे ग्रेनाइट और एक आप याद रखेंगे बेसाल्ट। ग्रेनाइट और दूसरा कौन है आपका? बेसाल्ट। ये आग्नेय चट्टान में याद रखेंगे। अवसादी अगर आपसे पूछा जा रहा है, अवसादी में भी आप याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे जी चूना पत्थर, क्या है? चूना पत्थर। और एक आप याद रखेंगे बालू पत्थर। और भी चट्टानें होती हैं, चूना पत्थर और क्या है आपका? बालू पत्थर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे जो ग्रेनाइट है, जब ग्रेनाइट में रूप परिवर्तन होगा, यानी इससे ग्रेनाइट से जो आपकी रूपांतरित चट्टान बनेगी उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे जानेंगे हम नीस के नाम से। ग्रेनाइट से बनेगी नीस। बेसाल्ट से क्या बनेगा? बेसाल्ट से बनेगा आपका शिस्ट। आपसे बने चूना पत्थर से क्या बनेगा? संगमरमर। तो संगमरमर आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार की चट्टान है? ये अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये आपकी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। बालू पत्थर से क्या बनेगा? बालू पत्थर से बनेगा आपका कांगले मेरिट। क्या बनेगा? बालू पत्थर से बनेगा कांगले मेरिट। तो आपको याद रखना है जी, इसमें आप याद रखेंगे ग्रेनाइट किस शैल का उदाहरण है। तो बेसाल्ट से क्या बना? बेसाल्ट से बना शिस्ट। ग्रेनाइट से क्या बना आपका? नीस। बालू पत्थर से कांगले मेरिट। चूना पत्थर से क्या बना आपका? संगमरमर बना। तो इनमें से याद रखेंगे ये इस प्रकार की जो आपके यहाँ पे लिखी हुई है, ये तो है आपकी किस प्रकार की चट्टान, ये आप याद रखेंगे, ये है आपकी रूपांतरित चट्टान। और ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये है आग्नेय, और चूना पत्थर और बालू पत्थर कैसी हैं? अवसादी। तो यहाँ पूछा है ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगी आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है? आपके सामने ऑप्शन है गोबर गैस, पानी, आंसू गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी आप पढ़ते हैं। तो इनमें से आपको बताना है क्लोरीन किसका घटक है। तो क्लोरीन आपने पढ़ा होगा गोबर गैस। तो गोबर गैस का तो मुख्य स्रोत आप पढ़ते हैं, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। गोबर गैस का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? मीथेन गैस। पानी आप पढ़ते हैं H2O होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ भी क्लोरीन का कोई मतलब नहीं है। आंसू गैस या अश्रु गैस आप पढ़ते हैं CCl3NO2, क्लोरो एसिटोफिनॉल। तो क्लोरो शब्द यहाँ से आता है। तो क्लोरीन गैस अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गैस में मिलेगी? आपकी अश्रु गैस में मिलेगी, क्योंकि CCl3NO2 होता है। और इसको हम पूरा नाम अगर पूछे कि पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बनता है इसका क्लोरो एसिटोफिनॉल। पूरा नाम क्या बनता है जी? क्लोरो एसिटोफिनॉल, इसका ये पूरा नाम बनता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी आप पढ़ते हैं। एलपीजी किसका मिश्रण है? बताएंगे। एलपीजी होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। ब्यूटेन और किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। और इसमें गंध के लिए कौन सी गैस मिला दी जाती है? एथिल मरकैप्टन गैस मिला दी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्लोरीन गैस निम्न से किसका प्रमुख घटक है। अगर क्लोरीन गैस आपसे पूछा जा रहा है तो किसका घटक हो जाएगा? अश्रु गैस का घटक हो जाएगा आपका क्लोरीन गैस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मलेरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, कवक, वायरस, बैक्टीरिया। इनमें से आपको बताना है आपको कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मलेरिया, तो मलेरिया रोग आपने पढ़ा होगा। मलेरिया की अगर बात करें, मलेरिया रोग, तो मलेरिया रोग वास्तव में तो किसके काटने से होता है? ये काटने से होता है मादा एनाफेलीज। कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफेलीज के मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफेलीज। और इसमें क्या है? ये प्रमुख रूप से किसके कारण होता है? आपका प्लाज्मोडियम परजीवी। क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी। और परजीवी को ही आप क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, या आप कहेंगे प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद में ये आपने पढ़ लिया। मलेरिया आपसे पूछा जाए, मलेरिया की दवा क्या होती है? आपकी क्विनैन। मलेरिया की दवा क्या है? आपकी क्विनैन।
कुनैन किससे प्राप्त करते हैं हम? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है, सिनकोना वृक्ष। और सिनकोना वृक्ष आपने पढ़ा होगा जो आपका कौन सा महाद्वीप है? आप महाद्वीप पढ़ते हैं जी, कौन सा महाद्वीप है? ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में ऐसे एक नदी निकल के जाती है और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के बेसिन में, अमेजन नदी के बेसिन में ये कौन से वृक्ष मिलते हैं? सिनकोना। सिनकोना वृक्ष की छाल से कौन सी दवा प्राप्त की जाती है? कुनैन। और कुनैन किसके लिए प्रयोग की जाती है? मलेरिया। आपसे पूछा जाएगा मलेरिया दिवस कब बनाया जाता है आपका? मलेरिया दिवस आप याद रखेंगे कब बनाया जाता है? 25 अप्रैल। और आपसे पूछे मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? मलेरिया के टीके की खोज अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर याद रखेंगे किसने की थी? रोनाल्ड रॉस। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके की खोज की थी। ये क्लियर हो गया? तो मलेरिया आपसे पूछा जाए किसके कारण होता है आपका? प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा रोग है? मलेरिया रोग। बाकी इसका आपका विवरण आपको बता दिया, जो मलेरिया से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको इसमें बता दिए गए। आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स आप बताएंगे। रिकेट्स, तो रिकेट्स किस बीमारी के कारण रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन आपके सामने विटामिन ए, बी, सी और डी। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी या B1 आप कहेंगे, B1 की कमी से कौन सा होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है आपका। विटामिन सी की कमी से आपने पढ़ा होगा स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से क्या है? रिकेट्स रोग आपका हो जाता है विटामिन डी। तो विटामिन ए पूछे कौन सा है? रतौंधी। विटामिन B1 पूछे थायमीन कमी से बेरी। विटामिन सी स्कर्वी। और विटामिन डी क्या है? रिकेट्स। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है रिकेट्स अगर पूछा जा रहा है तो विटामिन डी, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। B1 का क्या है? थायमीन। ए का क्या है? रेटिनॉल। ऐसे कौन से विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं? तो विटामिन बी व सी ये जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और आपको याद रखना है जो आपके वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी और क्या है? के। विटामिन ए, डी और के क्या है? वसा में घुलनशील। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? फिर ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग इसमें पूछा है। बैक्टीरिया से कौन सा रोग आपका होता है? तो इसमें से आप बताएंगे रेबीज, कालाजार, डेंगू, टाइफाइड। बताएंगे सभी बैक्टीरिया से। तो आपसे पूछा जाता है, अब इनका सबका वर्गीकरण कर लेंगे। रेबीज, तो ये क्या है? कुत्ते के काटने से या किसी अन्य जानवर के काटने से आपका रेबीज रोग होता है। और ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है रेबीज रोग। कालाजार आपसे पूछा जा रहा है, कालाजार ये आपका किसके कारण होता है? ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण है? प्रोटोजोआ के कारण। डेंगू अगर आपसे पूछे, डेंगू, ठीक है, एड्स है, डेंगू है, खसरा, चेचक, ये सब जो रोग हैं, या पोलियो, ये सारे जो आपके रोग हैं किसके कारण होते हैं? ये सब वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होता है? ये भी वायरस के कारण होता है। उसके बाद कौन सा है? टाइफाइड। तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। और बैक्टीरिया का नाम भी याद रखें, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी। तो ये क्या है? दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन करने के कारण कौन सा रोग हो जाता है आपका? टाइफाइड। और टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इस बैक्टीरिया के कारण हो जाता है आपका टाइफाइड रोग। क्लियर हो गया? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग हो जाता है आपका? टाइफाइड रोग हो जाता है। रेबीज वायरस से होता है, कालाजार प्रोटोजोआ से, डेंगू वायरस से, और टाइफाइड पूछे तो साल्मोनेला टाइफाई। और ये क्या है आपका? ये एक होता आपका बैक्टीरिया। तो इसके कारण आपका कौन सा रोग होगा? टाइफाइड रोग होगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपको बताना है। और आप पढ़ते भी हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपने पढ़ा होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, या इंग्लिश में आपका क्या बोल देते हैं इसको? इंग्लिश में बोल देते हैं लीवर। क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि।
और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। ये मस्तिष्क में होती है, या इंग्लिश में बोल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको याद रखने, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा? यकृत, या क्या बोलेंगे इसे? लीवर। आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? तो आपको बताना, आंखों में से जो आंसू निकलते हैं वो किस ग्रंथि के माध्यम से निकलते हैं? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। बताएंगे सभी, आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? बताएं सभी कमेंट करके। आपसे पूछा जाएगा आंखों में आंसू, तो आंसू या अश्रु आप बोलते हैं, और हिंदी में जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में आपको दिख रहा है लैक्राइमल ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि को हिंदी में आप क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं अश्रु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोल देते हैं? अश्रु ग्रंथि इसको बोल दिया जाता है। तो आपसे पूछे आंसू कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? आपके लैक्राइमल ग्रंथि से निकलते हैं। क्लियर हो गया? आपसे पूछा जाएगा मास्टर ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। आपसे पूछे थायरोक्सिन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि। और कहाँ मिलती है? गले में मिलती है, एच आकार की होती है, और इसी से आपका कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरोक्सिन। आयोडीन की कमी से आपका क्या है? थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, और उसी रोग को हम क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं। आपसे पूछे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण रखने के लिए कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? इस ग्रंथि का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो इसमें ऑप्शन आपके हैं 14, 18, 22 या 21। इनमें से आपको बताना है कि क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? 14, 18, 22 और 21। इनमें से बताएंगे कमेंट करके सभी। तो आपको याद रखना है, अगर क्षेत्रीय भाषा अगर आपसे पूछा है तो आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 343। तो 343 में क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी। और हिंदी को हमने कब स्वीकार किया था? 14 सितंबर 1949 में हमने स्वीकार किया था हिंदी को। तो ये आपकी राजभाषा क्या है? हिंदी। 14 सितंबर 1949 में इसको स्वीकार किया। इसी कारण राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 14 सितंबर को बनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को बनाया जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में 10 जनवरी 1975 में कहाँ पे किया गया था? नागपुर में किया गया था। ये सब क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होंगे सभी। तो 10 जनवरी 1975 में किया गया, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर। जब भारतीय संविधान लागू हुआ, यानी आप देखेंगे 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 में तो आपका जो भाग 17 है, भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजभाषाओं के बारे में दिया गया है। भाग 17 क्या है? राजभाषा। और इसमें राजभाषा का जो विवरण है आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 343 से लेकर के और आर्टिकल 351 तक भाग 17 का विवरण आपका मिलता है। अब इसमें पूछा था कि अगर मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या पूछे तो कितनी थी? 14, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22, क्योंकि हमने बाद में 3 संशोधन किए। कितने संशोधन किए? 3, क्योंकि 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया। आपको याद रखना है, इसमें हमने एक राजभाषा जोड़ी, सिंधी राजभाषा। उसके बाद में हमने एक 71वां संविधान संशोधन किया 1992 में। इसमें हमने 3 राजभाषा जोड़ी, एन, एम, के। एन से बनेगी नेपाली, एम से मणिपुरी, के से क्या बनेगी? आपकी कोंकणी। ये 3 राजभाषा जोड़ी। उसके बाद हमने किया जी 52वां संविधान संशोधन 2003। 52वां संविधान संशोधन 2003 में हमने 4 राजभाषा जोड़ी, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये आप याद रखेंगे। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये हमने 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी। आपसे पूछे आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये हमने 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हमने कौन सी राजभाषा जोड़ी? आपकी सिंधी राजभाषा। तो यहाँ से क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे कितनी राजभाषाएं वर्तमान में? 22 राजभाषा आपकी। नेक्स्ट है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार भारतीय संविधान में किसको दिया गया है? तो अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा का जो आपका विवरण है आपने पढ़ा होगा, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा का विवरण ये आपका कौन से आर्टिकल मिलता है? आर्टिकल आप याद रखेंगे 312 में विवरण इसका मिलता है। और 312 में
कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो 3 प्रकार की। एक तो होती है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक होती है IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और एक होती है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो प्रारंभ में 2 थी केवल, IAS और IPS। ये आपकी बाद में जोड़ी हमने 1966 में, इसको जोड़ा गया IFS सेवा को। तो आपसे आर्टिकल 312 में इसके बारे में आपका दिया गया अखिल भारतीय सेवा। अब अखिल भारतीय सेवाओं को जो सृजन करने का आपका अधिकार है वो किससे होता है? वो होता आपका राज्यसभा को। किसको होता है? राज्यसभा को। इसलिए आंसर क्या सही होगा? इसलिए आंसर होगा आपका राज्यसभा। क्या होगा आपका? राज्यसभा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस विधानसभा के चुनावों में पहली बार EVM का प्रयोग पूरे राज्य में इस्तेमाल हुआ? तो आप बताएंगे पूरे राज्य में EVM का प्रयोग किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली या गोवा? EVM की अगर हम बात करें, क्या है आपका EVM? तो EVM की अगर फुल फॉर्म की बात करें, कई बार पेपर में आपका पूछा है, तो EVM की फुल फॉर्म बनेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। EVM की अगर बात करें कि भारत में सबसे पहला जो इसका प्रयोग है, भारत में सबसे पहला प्रयोग तो 1982 में हुआ। और 1982 में अगर एकमात्र सीट की बात करें तो थरूर विधानसभा सीट आपकी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी केरल में। तो सबसे पहले तो केरल में हुआ थरूर विधानसभा सीट। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछा जाए, पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूप से याद रखेंगे 1999 में, तो गोवा राज्य की विधानसभा में, गोवा राज्य के द्वारा विधानसभा चुनावों में कराया गया। विधानसभा चुनाव में गोवा राज्य में आपका कराया गया। और आपसे पूछे लोकसभा चुनाव में कब हुआ फिर? तो लोकसभा चुनाव, अगर लोकसभा में आपसे पूछा जाए लोकसभा में कब हुआ जी, तो लोकसभा में आपका 2004 के जो आपके लोकसभा चुनाव है, 2004 लोकसभा चुनाव में इसका पहली बार प्रयोग किया गया पूरे लोकसभा में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं EVM से। EVM के फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM का जो प्रयोग है पहली बार भारत में 1982 में थरूर विधानसभा सीट कहाँ पड़ती है? केरल, यहाँ पे आपका किया गया। पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछा जाए, पूर्ण रूप से 1999 में, और कहाँ पे किया गया? गोवा में। और गोवा विधानसभा सीट में आपका पूर्ण रूप से किया गया। और लोकसभा चुनाव में पूछे तो 2004 के लोकसभा चुनावों में इसका पहली बार आपका प्रयोग किया गया। EVM आप देखते हैं चुनाव के दौरान इस तरीके से, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसका आपका प्रयोग करता है EVM। तो EVM वास्तव में तो 2 इसके पार्ट होते हैं। EVM के 2 पार्ट आपके होते हैं, 2 पार्ट इसके होंगे, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। ये क्या होता है? ये तो होता है आपका CU। क्या होता है? CU कंट्रोल यूनिट। और एक क्या होता है आपका BU बैलेट यूनिट। तो जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट जो आपके चुनाव अधिकारी आते हैं चुनाव के दौरान, उनके हाथों में कंट्रोल यूनिट होती है, और जब तक ये बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप अपना वोट नहीं डाल सकते। तो जो BU होता है, अगर आपसे पूछा जाए एक BU में अधिकतम कितने प्रत्याशी होते हैं, एक BU में अधिकतम कितने प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है? 16 प्रत्याशी। जैसे इस तरीके से आपके बटन मिलेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से टोटल कितने प्रत्याशी होंगे? 16 प्रत्याशी एक BU में आपके शामिल होते हैं। तो CU BU। और अब इसी में थोड़ा सा और इसको अपडेट करने के लिए एक और नई मशीन VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसको भी आपका जोड़ दिया गया। तो यहाँ से इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं EVM में, इतना इससे ध्यान रखेंगे EVM से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरब की ओर देखो या लुक ईस्ट पॉलिसी नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की गई थी? तो जो आपके भारत से पूर्वी जो आपके देश है उनसे व्यापार करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी या पूरब की ओर देखो नीति, ये किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? तो ये आपकी आप कह सकते हैं वर्ष 1991-92 में ये आपकी नीति की शुरुआत की गई, वर्ष 1991-92। और वर्ष 1991-92 में भारत के PM कौन थे? तो इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम क्या था? नरसिम्हा राव। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरब की ओर देखो नीति की शुरुआत किसने की थी? नरसिम्हा राव ने आपकी की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन आपका, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश से संबंधित हैं? आपको बताना है
अब्दुल फतेह अल सीसी। अभी हाल ही में जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, तो उसमें 2023 के संबंध में तो मुख्य अतिथि के रूप में किसे आपका आमंत्रित किया गया, तो वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। और इनका देश पूछे तो कौन सा है? मिस्र। कौन सा देश आपका? मिस्र। तो याद रखेंगे कौन से देश से संबंधित थे आपके? मिस्र। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। और लाइक वाला जो बटन है उसे जरूर आप प्रेस करेंगे सभी जी। साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास भारत एवं मिस्र देश के बीच कहाँ पर किया गया? आपको बताना है। साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास है आपका? साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर आपका किया गया है, बताएंगे सभी। साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास भारत एवं मिस्र देश के बीच कहाँ पर किया गया? तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? जैसलमेर। और जैसलमेर जो आपका स्थान है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान में। तो यहाँ पे इसका आयोजन आपका किया गया। मिस्र आपसे पूछे मिस्र की कैपिटल क्या है? मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। ये याद रखेंगे, मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा, याद रखना है इसमें। और जो आपका स्वेज नहर है, स्वेज नहर पर किस देश का अधिकार है? मिस्र देश का अधिकार है। और किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1956। तो ये आज का मॉक टेस्ट था, ये आज का मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।